द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की ये किताब एक बहुत ही प्यारी किताब है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। और आज की हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट वाले हमारे सारे भाई बहन इधर से क्या क्या सीख सकते हैं दोस्तों। और आपको कौन सी नेक्स्ट फाइनेंस बुक चाहिए जो मैं सिंपल भाषा में अपने इस चैनल पे बताऊं, तो याद से कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस बेसिस पे हम रिक्वेस्ट लेंगे। मेरा ये प्रयास केवल इसलिए है क्योंकि मेरे कुछ प्यारे प्यारे भाई बहन कभी कभी कहते हैं कि इंग्लिश समझने में उन्हें परेशानी होती है, इंग्लिश बुक्स पढ़ने में परेशानी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए ताकि इनको वो किताब शायद खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो चलिए शुरू करें। तो पहला लेसन जो हम यहाँ से सीखते हैं वो कहता है कि भैया पे द प्राइस। कैसे? जैसे पैसे कमाने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है थोड़ा रिस्क फ्री और दूसरा होता है थोड़ा लिटिल रिस्की, जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। अब आपके पास हमेशा से एक ऑप्शन होता है एक लेस रिस्की वाला कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दो या गोल्ड में डाल दो। अब इसमें रिटर्न जो आपको मिलता है वो थोड़ा कम रहता है लेकिन सिक्योर्ड, और दूसरा रहता है शेयर बाजार में डाल दो। अब इस केस में रिटर्न जो मिलेगा आपको वो थोड़ा सा हायर रिस्क का रहेगा, लेकिन वहां पर आपका एक जो प्राइस दे रहे हो, रिस्क का प्राइस दे रहे हो, उस पर रिटर्न भी ज्यादा है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि हर कोई कहता है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर दो तो पैसा बनता ही बनता है। पर हम में से कितने लोग ऐसे लोग होंगे जो प्राइस देने को तैयार है इस चीज के लिए? उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखता हूं तो रिलायंस को अगर आप देखते हैं, रिलायंस के स्टॉक को, तो लास्ट 5 साल में इसने करीब 300% का रिटर्न दिया है और 10 साल में करीब 3000% का रिटर्न दिया है। इस बीच में पहले 4 साल ये ऑलमोस्ट साइडवेज था, कोई रिटर्न नहीं दिया था, जब बाकी पीयर ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी। 2007 और 8 में इसमें काफी बड़ा डिप आया था, फिर 2009 से लेकर 2016 तक इसने अगेन कुछ नहीं किया था। तो क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है प्राइस देने का? ये प्राइस आप दे सकते हो मार्केट को? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है? यहां तो लोग 5% का डिप हो जाता है तो 100 मैसेजेस कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 2006 में ये शेयर लिया होता, तो जब ये गिरता तो क्या आपके अंदर इतना रिस्क एपेटाइट होता है होल्ड करने के लिए? तो ये एक प्राइस होता है पेशेंस का जो आपको मार्केट को देना पड़ता है। बाय द वे, फंडामेंटल सीरीज का पार्ट 3 इसी से रिलेटेड कल शाम 7 बजे आ जाएगा अपने चैनल पे, तो मेक श्योर आप उसको चेकआउट करें। तो ये पे द प्राइस एक चीज होती है। एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि लोग अनशन कहीं पर भी रैंडम खर्च कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 500 रुपए की कॉफी पी लेंगे, 10 बार पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे एक ही हफ्ते में, हर बार नेटफ्लिक्स का बड़ा वाला रिचार्ज कर लेंगे कि भाई कंप्यूटर पे भी देखेंगे, लैपटॉप पे भी देखेंगे, लेकिन वहीं पर 1000 रुपए महीने का शेयर बाजार में डालने के लिए ये नहीं कर पाएंगे, ना खुद पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इससे तो बेटर ही है ना कि आप खुद पे इन्वेस्ट कर लो, लाइक रीड कर लो, किताबों को रीड कर लो, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस देख लो। और हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते तो लाइक जरूर करते जाइएगा अगर आपको इससे सीखने में बिल्कुल हेल्प मिलती है। तो इस तरह से लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, बट फ्रिवोलस स्पेंडिंग के लिए हमेशा तैयार है। मॉरल क्या है पहले पॉइंट का? कि स्टॉक मार्केट लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का, बट उन्हीं के लिए जो वोलैटिलिटी को एम्ब्रेस करेंगे। ये आपको प्राइस देना पड़ेगा कि वोलैटिलिटी और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कि वोलैटिलिटी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, स्टॉक मार्केट ना बहुत बढ़िया साधन है जहां से आप बहुत 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 पैसा बना सकते हो, लेकिन आप हमेशा इसमें एक लॉन्ग टर्म के गेम के हिसाब से सोचिए, नॉट शॉर्ट टर्म, बिकॉज बिना फी दिए आप किसी भी एसेट क्लास से पैसा नहीं कमा सकते। तो ये पहला लेसन। दूसरा, कभी भी हमको शांति नहीं रहती है, नथिंग इज इनफ फॉर अस। देखिए, जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा और एक आग रहती है सक्सेसफुल होने की, वो अक्सर हमें मजबूर कर देती है हमारे मित्रों, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर सबके साथ कंपेयर करने में कि भाई पड़ोसी से बेटर कार अपने पास होनी चाहिए, पड़ोसी से बड़ा घर अपने पास होना चाहिए, दोस्त से बेटर सैलरी अपने पास होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव होना बेकार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो कॉम्पिटिशन कंपैरिजन में बदल जाती है तो जेलसी के गड्ढे में आपको ढकेल देती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एक रास्ते में एक स्कूटर चलाते हुए व्यक्ति को जब एक भिखारी देखता है तो वो जेलस होता है कि अरे यार इसकी लाइफ कितनी सेट है। वो स्कूटर वाला जब उसके पड़ोसी की कार देखता है तो वो जेलस होता है ये कितना रईस है। वो कार वाला जब अपनी कॉलोनी में एक मर्सिडीज खड़ी हुई देखता है किसी बिजनेसमैन की तो वो सोचता है वाह यार इसकी लाइफ कितनी सेट है। वो मर्सिडीज वाला जब इन्फ्लुएंसर्स को देखता है कि हम लोग इतनी मेहनत करके ये कमा रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स को तो ब्रांड्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो वो उनको लोगों को देख के जेलस हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स फिर देख लेते हैं बिल गेट्स, एलॉन मस्क, इनको देख के वो हो जाता है। तो एक
कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन सबके बेसिस पे चलते जा रहा है कि भाई हर कोई सोचता है कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो कितने आसानी से पैसा कमा रहा है। ट्रेडर्स में भी यही रहता है। जब आप लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि यार ये बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ट्रेडिंग से, ये 50 लाख कमा रहा है। ये सारी चीज़ें देख के आप हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में रहते हो, और इन्हीं कंपैरिजन्स के कारण ना कोई भी आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई हम अपने आप को कितने गहरे दलदल में ढकेलते जा रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आता वो जो ट्रेडर इतने साल से पैसा बना रहा है, वो 10-12 साल मार्केट को दे चुका है। वो ट्रेडर इतना पैसा इसलिए कमा पा रहा है बिकॉज उसने लर्निंग पे इतना ध्यान दिया हुआ है। वो इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज उस बंदे ने इतनी मेहनत करी, इतने वीडियोस बनाए हैं। वो मर्सिडीज वाला मर्सिडीज इसलिए ला पाया बिकॉज वो बिजनेस में जी जान लगा के मेहनत कर रहा है। मॉरल, अपने आदतों को रोकना शुरू करो। दूसरों की सक्सेस और ग्रोथ को देखकर ईर्ष्या नहीं, जेलसी नहीं, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे बड़ा, खुशहाल और धनी हमेशा इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा, चाहे आप जितने भी बड़े बन जाए। नेक्स्ट एक रिटर्न रिलेटेड एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमें समझना पड़ेगा कि अपने फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट को किसी के दूसरे फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबका रिस्क प्रोफाइल एक तरीके से अलग होता है। जहां पर हर कोई रिच बनना चाहता है, वहीं वेल्दी लोग और रिच लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक वेल्दी बंदा अपने आप को हर जगह डाइवर्सिफाई करेगा, वो 25 सोर्स ऑफ इनकम रखेगा, 25 जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, सब कुछ। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको अपने साथ कंपेयर करोगे तो आपको शायद 25 आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको 4 या 3 इस तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम, लाइक वाइज स्टॉक्स में वो बड़ा आदमी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा, कॉम्प्लेक्स हेजिंग लगाएगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डाइवर्सिफाई करना है, 5 से 6 कंपनीज अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है, और उसके साथ वहीं जो मैंने ट्रेडर और इन्वेस्टर का एग्जांपल दिया, आप कंपेयर करो कि वो ट्रेडर इतना पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं, क्योंकि उस बंदे ने 10-12 साल मार्केट ने दिया है, आपने सिर्फ 2 साल या 2 महीने दिए। तो इधर से सबसे बड़ा मॉरल ये है कि सबका दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। अपना नजरिया आप खुद बनाइए, नॉट ऑन अ कंपैरेटिव स्टेट। ये किताब में लिखा गया है, तो आप इसको कंपैरेटिव स्टेट में मत लाइए और किसी को डायरेक्टली कॉपी करने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप ग्लोबल इवेंट्स देखें, ग्रेट डिप्रेशन आया था, वर्ल्ड वॉर 2 आया था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19, आपको पता है इन सब में कॉमन क्या चीज़ है? इनमें कॉमन ये चीज़ है कि ये सारे इवेंट्स किसी ना किसी को पता ही नहीं था कि ये कब होगा, पर इन सभी ने किसी ना किसी फील्ड में प्रोग्रेस बहुत फास्ट कर दी है। और अगर ये सारे इवेंट्स नहीं होते तो शायद हमारी फाइनेंशियल दुनिया में बहुत बड़ी हलचल नहीं होती है। मैंने बाय द वे इन सारे जो इवेंट्स बताए, इनमें से 2008 का लेमन क्राइसिस अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये सारे मेजर इवेंट्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, पर यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि अगर लास्ट 15 साल में आपने केवल 32 डेज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया होता अपने शेयर बाजार में, 32 डेज आप बाहर रहते जो मेन डेज था, तो आपका प्रॉफिट 60% कम होता। समझ रहे हैं? सिर्फ 30 टाइमिंग जो करते रहते हैं। इन शॉर्ट 15 साल में मार्केट के जो मेजर मूव्स थे वो 32 डेज में आए हैं। कैन यू इमेजिन? मॉरल ये है, कुछ चीजें आप और मैं प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सिर्फ कंस्पायर कर सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं। प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है बाजार में। बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कोई नहीं। इसलिए रैदर देन हमें अपना ओपिनियन हम जरूर बना सकते हैं, लेकिन हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा माहौल के साथ, और उस ही कारण से हम अवश्य पैसा बनाएंगे। तो आपको मार्केट में हल्का फुल्का लेकिन इन्वेस्टेड रहना होगा। फाइनली और 2 पॉइंट है। एक है कि ना, जो पेसिमिज्म माइंड होता है, नेगेटिव माइंड होता है ना, वो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। हम ओवर वैल्यूएशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ फेड हो रहा है इंडेक्स में, हम बात करेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जीडीपी टू मार्केट का रेशो ये हो गया, फलाना डिम का रेशो, ये सारे ज्ञान हम सारी चीज़ देंगे। बिकॉज जब भी हम पेसिमिस्टिक टोन में बात करते हैं, ऑथर का कहना है कि हम इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करते हैं।
पर कोई ये नहीं देखता कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स और आएंगे, डीमैट ज़्यादा खुल रहे हैं, एनर्जी चीप होती जा रही है, डिजिटल वर्ल्ड इतना अच्छा ले रहा है, लोग डीमैट खोल रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें कोई ध्यान नहीं देगा, पर हम ज़्यादातर स्केप्टिक की नज़र से देखेंगे। क्यों? इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से वायर्ड होता है कि हम नेगेटिविटी को लेकर ही इवॉल्व हुए हैं और हम नेगेटिविटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए आप लोग देखोगे कि ट्विटर पे भी कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसकी बुराई करने वाले ज़्यादा लोग होंगे, तारीफ करने वाले कम रहेंगे। एंड सेम न्यूज़पेपर्स का तो धंधा, मीडिया का तो धंधा उसी चीज़ से चलता है, नेगेटिव न्यूज़ से, यहाँ ये मर गया, रेप हो गया, ये हो गया, एटसेट्रा। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम थ्रेट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा वेट देते हैं एज कंपेयर टू द अपॉर्चुनिटीज़। हमको थ्रेट से ज़्यादा डर लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ को हम कम देखते हैं। यही एक रीज़न है क्यों बाज़ार में भी भालुओं की ज़्यादा चलती है एज कंपेयर टू बुल्स। सुनते ज़्यादा है बिकॉज एज वी से कि बुल्स टेक द स्टेयरकेस, बेयर्स टेक द एलिवेटर। बट मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि लॉन्ग रन का अगर सोचो तो सब अच्छा ही होना है, बहुत लॉन्ग रन का, इसलिए टेंशन मत लो, पॉजिटिव्स पे ध्यान दो। और आप एक लंबी अवधि का अगर सोच रहे हो, लाइफ हो, करियर हो, बाजार हो, मार्केट हो, दूसरों के खोट देखने से बेटर है पॉजिटिव माइंडसेट रख के एक लंबा गेम खेलो। दैट्स इट। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर जाते जाते बता दूँ कि यूएसए में ना करीब करीब हर साल हर एक एवरेज बंदा ना 30,000 रुपये लॉटरी में लगाता है, बिकॉज उनको हार्ड वर्क से ज़्यादा लगता है कि जो फाइनेंशियल सक्सेस होता है वो होता है लक के कारण ओनली। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को वो लोग वेट ही नहीं देते। हमारे देश में भी कई सारे लोग का यही धारणा है कि भाई हमारे देश में भी जो लोग कमाते हैं वो लोग ज़्यादातर कमाते हैं या तो करप्ट होके कोई कमा रहा है, या तो कोई स्कैम कर रहा है, या तो कोई, ये सारी चीज़ें हैं। ये इसलिए भी होता है बिकॉज हम लोग चीज़ों को लॉजिकली नहीं सोचते, हम लोग चीज़ों को साइकोलॉजिकली सोचते हैं। हम जितने भी फैसले लेते हैं फाइनेंस के, वो साइकोलॉजिकली ले लेते हैं रैदर देन लॉजिक से, जो कि गलत चीज़ है। आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझना है कि जो असली वेल्थ होता है, ट्रू वेल्थ, वो होता है जो आपको दिखता नहीं है। 3 उदाहरण देता हूँ। आप अंबानी जी को देख के, उनकी एंटीला देख के, जो उनकी बिल्डिंग है, उनको देख के सोचते कि यार लाइफ इसकी सेट है, कितना बड़ा आदमी है, सब बढ़िया है इसके साथ, सेट है भाई। पर क्या आप कभी सोचते हो कि कितनी मेहनत करी है उस लेवल पे पहुंचने के लिए? क्या आप कभी सोचते हो इतने बड़े एम्पायर को संभालना कोई बच्चों की खेल नहीं होती भैया? ये हम एक घर पे एक व्यक्ति 50,000 मैनेज नहीं कर पाता, वो कितने अरबों का, कितना डेट है, कितने एम्प्लॉयज़ का प्रेशर है, कितना गुडविल का प्रेशर है। लाइकवाइज आप यूट्यूब पे लोगों को देखते हो कि वाह वाह, इनको तो एड से कमाई हो रही है, इनको स्पॉन्सर से कमाई हो रही है। मेरा सवाल आप लोगों से होता है, क्या आप लोग रेगुलरली हर दिन 6 से 7 घंटे एक 10 से 15 मिनट के वीडियो को एडिट करने के लिए दे सकते हैं? क्या आप साल के 400 वीडियो डाल सकते हैं जिसमें से 200 में आपको व्यूज तक नहीं आएंगे, बट स्टिल कंसिस्टेंटली डालना है, वरना यूट्यूब का एल्गो बिगड़ जाता है? क्या आप ये सारी चीज करें? और बात करते हैं स्पीकिंग की, एक काम कीजिए ना, मोबाइल चालू कीजिए, मोबाइल क्या 100 लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनके सामने जाके स्पीकिंग करके देखिए, हाथ थरथराने लग जाते हैं। और हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग, तो कहना बहुत आसान है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो किताब में भी ये चीज लिखी गई है कि आप लोग को वेल्थ और रिच को समझने के पहले एफर्ट्स को समझना पड़ेगा उसके पीछे। तो आप जिस तरह एफर्ट समझने लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम पे लोगों की गाड़ी और कार देखते हैं, हमको लगता है ये बंदा वेल्दी है। नहीं, जो दिखाने के लिए, ऑथर का कहना है, जो दिखाने के लिए अपने वेल्थ दिखाते हैं वो उतनी ही स्पीड से पुअर हो जाते हैं। ये मेरा नहीं, ये ऑथर का कहना है। असली वेल्थ वो होता है जो आज़ाद परिंदे की तरह हो, जिसके पास फ्रीडम है, जो किसी को अकाउंटेबल नहीं है, जो आंसरेबल नहीं है, जिसका मन करा वो उस समय पर वो काम करेगा, उसको मन नहीं किया वो उस समय नहीं करेगा, जिसको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है। दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम। कि आज अगर आप डिसाइड करते हो, करना जरूरी नहीं है, बट डिसाइड करते हो कि मैं 3 महीने तक काम नहीं करूंगा तो भी मेरा लाइफ जैसा चल रहा है वो सेट चलेगा, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इज जब मैं साल में सोचता हूं कि मेरे को 5 ट्रिप करने हैं तो मैं वो 5 ट्रिप करता हूं, भले 8-9 दिन का पर ट्रिप हो। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यही सारी चीजें हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से सीखने मिलती है। दोस्तों मैंने इसमें ना थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ अपना तड़का भी दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कीजिए और नेक्स्ट बुक किस पे चाहिए कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कल शाम 7 बजे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का 3rd पार्ट आ जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।